नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं कार्ल मार्क्स पर। कार्ल मार्क्स, इस वीडियो में अपन कार्ल मार्क्स के सिद्धांत, कार्ल मार्क्स के राज्य संबंधी क्या सिद्धांत हैं, मार्क्स के कार्य सिद्धांत, इसकी प्रणाली, विचारधारा और राज्य संबंधी सिद्धांत, सभी का अपन इसमें चर्चा करेंगे। इस टॉपिक में पीडीएफ थोड़ी लेंदी है, ये 47 पेज की है, लेकिन इसके बाद में यकीन मानिए कार्ल मार्क्स आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मार्क्सवाद है क्या? तो मार्क्सवाद मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जब औद्योगिक क्रांति हुई तो उद्योगों पूंजीपतियों को बचाने के लिए उदारवाद आया था, नकारात्मक उदारवाद, और जब आंदोलन होने लगे मजदूरों के द्वारा तो सकारात्मक उदारवाद आया। यानी उदारवाद और पूंजीवाद दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, एक हैं, पूरक हैं, लेकिन मार्क्सवाद पूंजीवाद और उदारवाद का विरोधी है, व्यक्तिवाद का विरोधी है। तो मार्क्सवाद विचारधारा पूंजीवाद, उदारवाद, व्यक्तिवाद के विपरीत विचारधारा है। यह वैज्ञानिक चिंतन पर आधारित है। इसके दो आधार बिंदु हैं। लास्की कहता है, इसने वर्तमान व्यवस्था का विश्लेषण किया और भावी व्यवस्था कैसे लाई जाए ये बताया। कार्ल मार्क्स ने समाजवाद को वैज्ञानिक तरीके से प्रतिपादित किया। यानी मार्क्स के पहले, इसका क्या मतलब है, ऐसा नहीं था कि समाजवाद लाने की बात कार्ल मार्क्स ने की है। समाजवाद की बात, यानी समाजवाद की वीडियो में मैंने आपको बताया था, समाजवाद का मतलब होता है कि राज्य के उत्पादन वितरण के संसाधनों पर समाज का अधिकार हो, किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं हो। यही था समाजवाद। ऐसा समाजवाद लाने की कल्पना कार्ल मार्क्स के पहले भी बहुत सारे विचारकों ने की, जिनमें रॉबर्ट ओवेन, थॉमस मूर, सेंट साइमन, सेंट अगस्टाइन, प्लेटो, चार्ल्स फोरियर, प्रुंदो एक अराजकतावादी विचारक, विलियम थॉमसन आदि ने भी की। लेकिन इन्होंने किसी ने भी तरीका नहीं सुझाया कि समाजवाद लाया कैसे जाए। तो पहली बार जिसने समाजवाद लाने के लिए वैज्ञानिक तरीका दिया वो है कार्ल मार्क्स। इसलिए कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। और कार्ल मार्क्स के पहले के जो भी समाजवादी हैं जिनका नाम अपन ने देखा है, रॉबर्ट ओवेन, थॉमस मूर, सेंट साइमन, ऑगस्टाइन, प्लेटो, फोरियर, प्रुंदो, थॉमसन, ये सारे समाजवादी कल्पनावादी समाजवादी कहे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने कोई वैज्ञानिक कार्यक्रम नहीं दिया था, जैसा कि मैंने आपको बताया है। इसलिए इनको कल्पनावादी, यूटोपियन समाजवादी कहा जाता है। और थॉमस मूर की तो बुक का नाम ही यूटोपियन है। वेपर की कोटेशन है इनके संबंध में, जो कल्पनावादी समाजवादी, इनके लिए वेपर कहता है, उन्होंने सुंदर गुलाबों की तो रचना की, लेकिन उसके लिए ज़मीन तैयार नहीं की, उसके लिए धरती तैयार नहीं की। यानी एक निश्चित प्रक्रिया नहीं बताई कि समाजवाद कैसे लाया जाए। तो सुंदर गुलाबों की रचना की, लेकिन उसके लिए ज़मीन तैयार नहीं की। लेकिन कार्ल मार्क्स ने समाजवाद को अस्त व्यस्त पाया और एक आंदोलन का रूप दे दिया। ये कहना है लास्की का। मैक्सी कहते हैं, मार्क्स को लाखों लोग पिशाच मानकर घृणा करते हैं और करोड़ों लोग देवता मानकर आज भी पूजते हैं। देखिए, जब अपन मार्क्स पढ़ने जा रहे हैं तो मार्क्स में खो जाइएगा, इसके थीम को समझिएगा कि आज का पूंजीवाद जो शोषण कर रहा है, आज जो व्यापारी वर्ग करता है, या हालांकि मार्क्स को समझने के लिए चीज़ें हैं, बाकी ऐसा भी नहीं है कि व्यापारी वर्ग शोषण ही करता है, लेकिन हाँ कि व्यक्ति की सृजनात्मक क्षमता को, सृजनात्मक स्वतंत्रता को उसने लोप कर दिया, जैसा हैबरमास कहता है, जैसा जो ल्यूकाच कहता है। ऐसी ही बातें कि व्यक्ति की सृजनात्मक स्वतंत्रता का हनन कर दिया, मैकफर्सन भी कहता है। कार्ल मार्क्स का हल्का सा जीवन परिचय। ये जर्मनी से का निवासी है, हिगल से प्रभावित है, और 1862 में इसकी बुक आई थी, दास कैपिटल का पहला वॉल्यूम आया था। इसकी पत्नी का नाम जेनी था। जेनी ने भी इसके विचारों में योगदान दिया था।
जर्मनी से फ्रांस, फ्रांस से अंतिम समय में इंग्लैंड आ गया। इंग्लैंड में उद्योगपति एंजल से मुलाकात हुई और 1848 में प्रथम मजदूर संगठन बनाया इसने। रिंग से जीतुंग नामक अखबार का प्रकाशन किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता भी है एग्जाम में। अखबार में मजदूरों की दशाओं का वर्णन किया। इसने इंग्लिश फ्रेंच शब्दकोश भी निकाला था। आधार मतलब कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों की विशेषताएं क्या है, किन्हें अपना बेस बनाता है। तो मार्क्स की संपूर्ण व्यवस्था का आधार मोड ऑफ प्रोड्यूस है। यह उत्पादन व्यवस्था व समाज में दो वर्ग मानता है। एक वर्ग है जिसके पास उत्पादन सामग्री, उत्पादन संस्था, उत्पादन साधन और उत्पादन लाभ का नियंत्रण होता है। यह हो गया पूंजीपति वर्ग। इसे वह हैव्स कहता है। बात को समझना, मोड ऑफ प्रोड्यूस को समझा रहा है कि उत्पादन कैसे होता है। तो एक वर्ग है जिसके पास में उत्पादन के साधन, इनके उत्पादन के साधन है, वितरण है, इन पर नियंत्रण रहता है, संस्था मान लो, और इसे वह कहता है हैव्स। और दूसरा वर्ग है जो हैव्स के कारण हैव्स नॉट बनता है, यह है मजदूर वर्ग। यह हैव्स है जिसने संस्थाओं पर नियंत्रण कर रखा है, उत्पादन पर, उत्पादन सामग्री पर, जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर नियंत्रण कर रखा है। मनमर्जी के प्रोडक्ट होते हैं, एक ही साबुन बाजार में 5 रुपये का और सेम साबुन 10 रुपये का। जेनेरिक दवाइयाँ सेम साल्ट की जो 1 रुपये में आती है, वो ही कई ऐसी मेडिसिन हैं जो यदि ब्रांडेड कंपनी की हैं, एमएनसीज की हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज की हैं, तो उनकी कीमत 20 रुपये 50 रुपये तक होती है। यही तो समझा रहा है। तो हैव और हैव्स नॉट दो कंडीशंस बताई हैं। तो हैव तो कौन है, पूंजीपति हैव है, और मजदूर वर्ग है हैव नॉट। हैव नॉट आया कहाँ से है, हैव्स के कारण। यही वर्ड्स आएंगे एग्जाम में, जो कि हैव्स का बिल्कुल विपरीत है। कैसे है विपरीत, यानी उत्पादन सामग्री पर नियंत्रण है हैव्स नॉट का, नहीं है। संस्थाएं इसके पास है, नहीं है। साधन लाभ नहीं है, साधन नहीं है, लाभ नहीं है। इसलिए मोड ऑफ प्रोडक्शन में परिवर्तन करना पड़ेगा। इसलिए जो उत्पादन की प्रक्रिया है, इस उत्पादन की प्रक्रिया में परिवर्तन करना पड़ेगा। अब ये परिवर्तन कैसे होगा, ये परिवर्तन विवेक पर आधारित होगा। इसमें हैव्स को समाप्त कर दिया जाएगा, यानी पूंजीपतियों को समाप्त करने की बात कहता है कार्ल मार्क्स। दूसरा आधार बिंदु है इसका विश्लेषण सिद्धांत। ये क्या है, यानी पहले सिद्धांत तो इसने बताया कि दो वर्ग होते हैं, मोड ऑफ प्रोड्यूस पर आधारित है, हैव्स और हैव्स नॉट। पूंजीपति हैव्स है और मजदूर वर्ग है वो हैव्स नॉट है। विश्लेषण सिद्धांत में बताता है कि पूंजीपति के कारण बुर्जुआ, धनिक, मालिक, निर्धन, मजदूर, गरीब वर्ग उत्पन्न हुआ, यानी हैव्स नॉट उत्पन्न हुआ है हैव के कारण। इसलिए जब समस्त पूंजीपति समाप्त हो जाएंगे तो दूसरा वर्ग स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, यानी पूंजीपति नहीं रहेगा, यानी हैव नहीं रहेगा तो हैव नॉट भी नहीं रहेगा। इसलिए वर्ग क्या है, कृत्रिम है, यानी बनाए गए हैं वर्ग। वर्ग अपने आप विकसित नहीं हुए हैं, प्राकृतिक नहीं है वर्ग। जब एक ही वर्ग नहीं रहेगा तो दूसरे वर्ग का अस्तित्व भी स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। वर्ग से आप तात्पर्य समझिएगा, वर्ग का मतलब, यानी कार्ल मार्क्स ऐतिहासिक आधार पर ये मानता है, आगे पढ़ेंगे अपन, ऐतिहासिक आधार पर ये बताता है कि हर युग में, हर काल समय में दो वर्ग रहे हैं। हमेशा पूंजीपति वर्ग ने दास वर्ग का, मजदूर वर्ग का शोषण किया है, सर्वहारा वर्ग का शोषण किया है। तो दो वर्ग मानता है, एक हैव और एक हैव नॉट, और ये हमेशा रहे हैं और ये कृत्रिम है। एक एक लाइन को मैंने अपनी तरफ से कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है कि आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ताकि कार्ल मार्क्स के किसी प्रकार के आने वाले क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। लेकिन मानिए यदि आपने लिख लिया, हाथ से देख देख करके पूरे नोट्स को यदि उतार लिया है, तो बहुत अच्छे से आपका कार्ल मार्क्स क्लियर हो जाएगा। मार्क्स के लिए तो मैं गारंटी देता हूँ आपको कि इधर उधर कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं होगी। कार्ल मार्क्स के प्रमुख कथन है, क्रांति समाज की दाई है, मिडवाइफ बोलता है इसको, मिडवाइफ। राज्य एक वर्ग संगठन है, यानी राज्य क्या है, वर्ग संगठन है। कैसा वर्ग संगठन, एक हैव वर्ग है, एक हैव्स नॉट है, और शोषण का यंत्र है। और शोषणकर्ता कौन है, हैव करेगा या हैव नॉट, हैव हमेशा शोषण करेगा। तो राज्य एक शोषण का यंत्र है। राज्य समाप्त नहीं होगा बल्कि विलोपित हो जाएगा। यानी कब समाप्त नहीं होगा, जब ये बोल रहा है कि पूंजीपति के विरुद्ध, यानी हैव के विरुद्ध आंदोलन कर देंगे, क्रांति कर देंगे,
पूंजीपतियों को समाप्त कर देंगे तब ये परिवर्तन आएगा। कौन सा? मोड ऑफ प्रोड्यूस वाला परिवर्तन कब आएगा? ऊपर पढ़ा है अपने, तो मोड ऑफ प्रोड्यूस में परिवर्तन करना पड़ेगा। परिवर्तन कब आएगा? जब पूंजीपतियों को समाप्त किया जाएगा। तो जब ये पूछा जाता है कि हैव समाप्त हो जाएगा तो हैव नॉट का क्या होगा, तो ये कहता है कि जब हैव समाप्त हो जाएगा तो हैव नॉट खुद ही समाप्त हो जाएगा, कि वर्ग रहेगा ही नहीं। तो राज्य समाप्त नहीं होगा बल्कि विलोपित हो जाएगा। आगे देखना, ये कुछ कोटेशंस जो अपन देख रहे हैं। विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने को सारा संसार है। मैंने हीगल को उल्टे सिर पाया और पैरों के बल खड़ा कर दिया। ये बात कहता है वो हीगल से द्वंद्वात्मक पद्धति लेता है। आगे अपन पढ़ेंगे, इसके 6 सिद्धांत हैं कार्ल मार्क्स के। 6 सिद्धांतों में एक सिद्धांत है द्वंद्वात्मक पद्धति। द्वंद्वात्मक पद्धति में हीगल से ही ली है, उसमें कुछ सुधार किया है इसने। तो इसलिए कोटेशन कहता है कि मैंने हीगल को उल्टे सिर पाया और उसको पैरों के बल खड़ा कर दिया। सभी योग्यता अनुसार कार्य करेंगे और आवश्यकता अनुसार प्राप्त करेंगे, यानी जिसमें जो टैलेंट होगा वो उसके अनुसार काम करेगा, लेकिन वो उतना ही डॉक्टर है डॉक्टर का काम करेगा, टीचर है टीचर का काम करेगा। काम कर रहा है योग्यता के अनुसार, लेकिन प्राप्त करेंगे आवश्यकता के अनुसार। 2 रोटी की भूख है तो 2 रोटी लेंगे, 2 ड्रेस से काम चल रहा है तो 2 ड्रेस ही लेंगे। और ऐसी व्यवस्था को लागू भी कर दिया था लेनिन ने रूस के अंदर, रूसी क्रांति के समय। जेल, पुलिस, नौकरशाही सब पूंजीपति के अस्त्र हैं। कितनी सटीक बात है। आप लोगों को पता हो तो वॉलमार्ट कंपनी ने, यही टॉपिक जुड़ा हुआ है उपनिवेशवाद, नवोपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद से, कि वॉलमार्ट कंपनी ने सीनेट में, अमेरिकी सीनेट में ये एक्सेप्ट किया था कि भारत में उन्हें लॉबिंग करने के लिए 300 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तो सब इनके हाथ में होता है, पूंजीपतियों के हाथ में होता है, ये कहना है कार्ल मार्क्स का। ईश्वर और नैतिकता मजदूरों को सदैव बंधन में रखने के लिए पूंजीपतियों द्वारा दिया गया प्रसाद है। यानी आप देखेंगे कि व्यापारी वर्ग की धार्मिक अनुष्ठान वगैरह बहुत करवाते हैं। तो कार्ल मार्क्स का कहना है कि ये इसलिए करवाते हैं कि इनके जो मजदूर वर्ग है, जो दूसरा वर्ग है, जो हैव नॉट है, इनके मन में हमेशा पूंजीपतियों के लिए एक अच्छी भावना बनी रहे। जैसे जयपुर में बिरला मंदिर, बिरला मंदिर कोई बिरला जी का नहीं है, बिरला ने बनाया है। मंदिर तो राधा कृष्ण जी का है, लेकिन कहा क्या जाता है बिरला मंदिर। यानी एक सिंपैथी बन गई, बिरला जी ने मंदिर बनाया। तो पूंजीपतियों द्वारा दिया गया प्रसाद है। नोट, इंपॉर्टेंट बातें नोट का मतलब। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत पर कुछ कथन है। लास्की कहता है, मार्क्स ने अपने विचारों को अस्त व्यस्त रूप में पाया और एक आंदोलन का रूप दे दिया। लेक लंकास्टर, कार्ल मार्क्स में 2 सिद्धांत सम्मिलित थे। पहला, इसकी पद्धति काल्पनिक न होकर वैज्ञानिक थी, तथा दूसरी, भावी समाज कैसे लाया जाए इसका वैज्ञानिक विश्लेषण किया है। CEM जोड़, कार्ल मार्क्स की पद्धति पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धति है जो कि नए केवल वांछित समाज का वर्णन करती है, जो न केवल वांछित समाज का वर्णन करती है बल्कि उन परिस्थितियों का भी वर्णन करता है जिसमें भावी समाज कैसे लाया जाए। एंजल्स की कोटेशन है कि कार्ल मार्क्स ने अदम्य उत्साह, एंजल्स के बारे में जानते हैं, एंजल्स इसका मित्र था। कार्ल मार्क्स का बहुत पैसे वाला था, व्यापारी था, लेकिन कार्ल मार्क्स का मित्र था। मार्क्स ने अदम्य उत्साह, साहस और विवेकशील पूंजीवाद से संघर्ष किया। अंततः वह पूंजीवाद से लड़ता रहा, इसलिए वह सबसे बड़ी श्रद्धा और घृणा का पात्र है। अब आते हैं कार्ल मार्क्स के सिद्धांत। देखिए, कार्ल मार्क्स के 6 सिद्धांत हैं। पहला तो आप नाम देख ही रहे हैं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कार्ल मार्क्स का पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत कार्ल मार्क्स का है इतिहास, यानी आर्थिक नियतिवाद बोलता है इसको। दूसरा सिद्धांत जो है यह है, आप इनको एक जगह पे लिख लीजिए एक बार। पहला सिद्धांत है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, दूसरा है आर्थिक नियतिवाद। या आर्थिक नियतिवाद को ये कहता है इतिहास की आर्थिक आधार पर व्याख्या। इसी को ऑब्लिक लगा के लिख लीजिए, इतिहास की आर्थिक आधार पर व्याख्या। ठीक है, ये दूसरा सिद्धांत है, आर्थिक नियतिवाद या इतिहास की आर्थिक आधार पर व्याख्या। तीसरा सिद्धांत आता है कार्ल मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत।
तीसरा सिद्धांत है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, आराम से लिख लीजिए, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। चौथा सिद्धांत है इसका वर्ग संघर्ष। वर्ग संघर्ष। और इसके बाद में पांचवा इसका सिद्धांत है सर्वहारा का अधिनायक तंत्र। एक सीक्वेंस में है ये। वर्ग संघर्ष के बाद में जब वर्ग संघर्ष होगा दोनों वर्गों में, तो जो सर्वहारा है, सर्वहारा का मतलब जो मजदूर वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, जिसका शोषण हो रहा था, इसका शासन आ जाएगा। सर्वहारा का अधिनायक तंत्र। और लास्ट है वर्ग विहीन शोषण विहीन समाज की रचना। वर्ग विहीन शोषण विहीन समाज की रचना। ये 6 सिद्धांत हैं कार्ल मार्क्स के। पहला सिद्धांत अपन समझते हैं द्वंद्वात्मक पद्धति के बारे में। द्वंद्वात्मक पद्धति को समझने के लिए अपने को कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। पहली चीज़ तो ये है कि इसमें ये कुछ शब्दों का इस्तेमाल करेगा। द्वंद्वात्मक पद्धति का आधार ये है वाद विवाद, इनमें द्वंद्व हो रहा है। जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता होती थी, तो वाद और विवाद होता है किसी भी मुद्दे पर, मान लीजिए वाद विवाद होता है, तो एक बहुत ही अच्छी बात निकल कर के आती है। दोनों में जो समन्वय निकल कर के आता है, जैसे वर्तमान में एनआरसी कानून क्या बेहतर है या नहीं है, तो एक पक्ष बोलेगा बहुत बढ़िया है, एक पक्ष बोलेगा कि बढ़िया नहीं है, पक्ष विपक्ष। तो एक बहुत ही अच्छा समन्वय निकल कर के आता है, जिसको कहा जाएगा संवाद। तो वाद विवाद से जो कंक्लूजन निकल कर के आएगा उसको कहेंगे संवाद। तो कार्ल मार्क्स ये कहता है कि जो वर्ग है इस वर्ग में हमेशा वाद और विवाद चलता रहेगा और एक अच्छी अवस्था निकल के क्या आएगी, जिसे वो संवाद कहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि संवाद बहुत ही अच्छी व्यवस्था है कि सर्वहारा का अधिनायक तंत्र हो गया है, नहीं। अभी पूंजीपति भी अपने आप को मजबूत करेंगे, तो संवाद में क्या होगा कि वापस फिर वही कंडीशन आ जाएगी, वापस अपन वाद की तरफ चलेंगे, फिर वैसे ही सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, वाद विवाद संवाद। तो ये चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है, ये कहना है कार्ल मार्क्स का। तो एक तो ये थ्योरी समझिएगा, वाद विवाद और संवाद, वाद प्रतिवाद संवाद, वाद प्रतिवाद, विवाद नहीं सॉरी, प्रतिवाद, वाद प्रतिवाद और संवाद। दूसरी बात इसमें समझनी है कि द्वंद्वात्मक पद्धति के लिए वो 3 बातें बताता है। एक तो होता है निषेध का निषेध, निषेध का निषेध, ये क्या है? वाद विवाद, वाद प्रतिवाद और संवाद। वाद प्रतिवाद संवाद में हमेशा निषेध होता है, यानी वाद का निषेध कौन करेगा? प्रतिवाद, और प्रतिवाद का निषेध संवाद, और फिर संवाद में वापस वाद आ जाएगा। वाद प्रतिवाद संवाद, यानी प्रत्येक एक दूसरे का निषेध कर रहा है, यह है निषेध का निषेध। दूसरा वो कहता है अंतर विरोध में एकता। आप लिखते रहना एक रफ पेज पे एक बार, ताकि आगे आपको ये अच्छे समझ में आ सके। अंतर विरोध में एकता, यानी कार्ल मार्क्स ये कहता है कि इनमें विरोध है, वाद प्रतिवाद संवाद में विरोध है, तभी तो वाद के बाद में प्रतिवाद आता है, और प्रतिवाद के बाद में एक अच्छी अवस्था संवाद आती है, क्योंकि इनमें विरोध है, प्रत्येक में विरोध है। लेकिन विरोध होते हुए भी इनमें एकता होती है, यह है अंतर विरोध में एकता। और अंतिम है संख्यात्मक से गुणात्मक परिवर्तन और गुणात्मक से संख्यात्मक परिवर्तन। इसका मतलब है कि एक जो है, जैसे वाद है, ये प्रतिवाद में भी परिवर्तन कर सकता है। एक वस्तु अनेक वस्तु में भी परिवर्तित हो सकती है, और अनेक वस्तु से एक वस्तु में भी परिवर्तन हो सकता है। इसको आगे और क्लियर कर दूंगा मैं, यानी एक वस्तु से बहुत सारी वस्तुओं में परिवर्तन हो सकता है। यानी एक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था बहुत सारी व्यवस्थाओं में परिवर्तन कर सकती है, अर्थव्यवस्था को बदल सकती है, सांस्कृतिक व्यवस्था को बदल सकती है, सामाजिक व्यवस्था को बदल सकती है, और एक सामाजिक व्यवस्था भी बहुत सारी व्यवस्थाओं को बदल सकती है। यानी संख्यात्मक से गुणात्मक और गुणात्मक से संख्यात्मक में परिवर्तन होता है। अब चलते हैं यहाँ पर अपने टॉपिक पर, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर। पहली चीज़ तो कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कार्ल मार्क्स ने हिगल से लिया है, जो पहले भी मैंने बता दिया।
द्वंद्व होता है इसमें। किन किन में द्वंद्व? वाद प्रतिवाद में। और एक बहुत अच्छी स्थिति निकल के आती है जिसे संवाद कहा जाता है। लेकिन हिगल ने चेतना को माना है। चेतना, हिगल आदर्शवादी विचारक है। चेतना मान लीजिए, विचार मान लीजिए। कार्ल मार्क्स चेतना विचार को नहीं मानता है। कार्ल मार्क्स मानता है पदार्थ को। पदार्थ कहिए या भौतिकता कहिए। इसका मतलब ये है, चेतना विचार यानी आत्मा, ईश्वर, हिगल आदर्शवादी विचारक था, आत्मा ईश्वर इनको मानता है। और इसलिए वो कहता है कि हिगल की कोटेशन है कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, राजा ईश्वर का अवतार है धरती पर, ये कहता है हिगल। क्योंकि वो चेतना को मान रहा है, ईश्वर को मान रहा है, आत्मा को मान रहा है। जबकि कार्ल मार्क्स पदार्थ और भौतिकता के आधार पर द्वंद्वात्मक पद्धति को मानता है। कार्ल मार्क्स कहता है कि प्रत्येक पदार्थ में परिवर्तन होता है। पदार्थ का मतलब जो भी अपन देख रहे हैं, इसमें परिवर्तन होता है। तो भौतिकता को मानता है, विज्ञान को मानता है, विज्ञान के आधार पर अपना सिद्धांत देता है। तो ये पद्धति हिगल से ली है। यहाँ द्वंद्वात्मकता से तात्पर्य उस पद्धति से है जो सामाजिक प्रक्रिया को समझाती है। यदि विकास की प्रक्रिया को समझना है तो द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को जानना होगा। इसके 3 चरण हैं, वाद, प्रतिवाद, संवाद। ऐसा नहीं है कि कार्ल मार्क्स से जो एग्जाम्पल मैंने दिया है वही है वाद, प्रतिवाद, संवाद का। यानी यह कहता है कार्ल मार्क्स कि प्रत्येक पदार्थ में द्वंद्व है। प्रत्येक पदार्थ में वाद और प्रतिवाद के बाद संवाद की स्थिति आती है। वाद इसमें प्रथम स्तर है, प्रतिवाद गतिशील और वाद से उन्नत स्तर है। यानी वाद से बढ़िया कंडीशन है प्रतिवाद में। और इन दोनों से जो अंतर्विरोध होगा, और इस अंतर्विरोध के कारण एक बहुत ही अच्छी बात निकल कर के आएगी। ये वाद से अलग चरण है लेकिन उन्नत स्तर है, लेकिन एकता का लोप नहीं होता है। मैंने बताया अंतर्विरोध में एकता है, दोनों में एकता बनी रहेगी। वाद प्रतिवाद के कारण एक सर्वोत्तम अवस्था आती है जिसको कहा जाता है संवाद। हिगल ने परिवर्तन का मूल कारण माना चेतना को, विचार को, लेकिन मार्क्स ने अमूर्त होने के कारण चेतना की सत्ता को अस्वीकार कर दिया। यानी दिखाई नहीं देता है, ईश्वर दिखाई नहीं देता है, आत्मा दिखाई नहीं देती है, तो चेतना नहीं होती है। तो कार्ल मार्क्स ने चेतना की सत्ता को अस्वीकार किया। कारण क्या था कि अमूर्त है। अब इसकी जगह मूर्त तत्व, पदार्थ यानी भौतिकता को वो शामिल करता है। जो चीज़ दिखाई दे रही है वो है, और जो दिखाई नहीं दे रही है वो नहीं है। तो कार्ल मार्क्स चेतना को नहीं मानता है, पदार्थ को मानता है। पदार्थ क्या है? पदार्थ भौतिक तत्व है, मूल तत्व है, जिसके कारण परिवर्तन होता है। कार्ल मार्क्स कहता है कि जगत में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, इन सब में परिवर्तन होता है। और ये परिवर्तन होता है इसीलिए प्रत्येक चीज़ में परिवर्तन होगा। इंसानों में परिवर्तन होगा, वर्ग में बदलेंगे, यानी पूंजीपति और मजदूर वर्ग हमेशा रहेगा, लेकिन इनका तरीका बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि यदि पदार्थ में परिवर्तन होता है तो हर चीज़ में परिवर्तन होगा, इस वर्ग में भी परिवर्तन होगा। मार्क्स जगत के सभी परिवर्तनों का कारण पदार्थ को मानता है और ये देता है कि जब सब में परिवर्तन हो रहा है, जैसे एक एग्जाम्पल देता है कि जो वाद की स्थिति है, लेकिन जो की उन्नत अवस्था, उन्नत स्तर है, अंकुरित जो, ये प्रतिवाद है। और इन वाद और प्रतिवाद में जब समन्वय होता है, इनमें अंतर्विरोध होगा। अब देखिए, इसने अंतर्विरोध, निषेध का निषेध हो रहा है, जो के बाद में अंकुरित जो आया, निषेध का निषेध हो रहा है, लेकिन फिर भी इनमें एकता बनी हुई है। जो पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो गया, बल्कि वो अंकुरित जो बन गया, यानी उन्नत स्तर आ गया, लेकिन इनमें एकता बनी हुई है। और अंकुरित जो से फलियाँ आई, ये फलियाँ कैसी स्थिति है? संवाद की स्थिति है, सबसे अच्छी स्थिति है, उच्च स्तर है फलियाँ, जो अंकुरित जो फलियाँ। लेकिन ये अभी भी समाप्त नहीं हो गया है। अब इन फलियों से जो आएगा, इसी जो से क्या होगा, फिर इसको ज़मीन में बो दिया जाएगा वापस फलियाँ प्राप्त करने के लिए। इसी फलियों से निकले हुए जो को, यानी वापस क्या स्थिति आ गई? ये वाद की स्थिति आ गई। फिर ऐसे चलेगा तो इनमें भी आगे भी द्वंद्व रहेगा, यानी निषेध का निषेध होता है आगे, फिर बाद में वाद, प्रतिवाद, संवाद, ऐसे स्थिति चलती रहेगी। इस एग्जाम्पल से कार्ल मार्क्स समझाता है। मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का मूल कारण पदार्थ होने के कारण सामाजिक संरचना में परिवर्तन होगा।
अधो संरचनाएं बदलती हैं, इसलिए ऊपर ही संरचनाओं में भी परिवर्तन आता है। अधो संरचनाएं बदलती हैं यानी जब मजदूर वर्ग बदलेगा तो ऊपरी संरचनाएं जो है, जो शासन में सत्ता में बैठी हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, उनमें भी परिवर्तन आया है तो ऊपरी संरचनाओं में, पूंजीपतियों में भी परिवर्तन आएगा। जो शासन सत्ता में सरकारें हैं, जो शासन व्यवस्थाएं हैं, संस्थाएं हैं, उनमें भी परिवर्तन आएगा। ये द्वंद्वात्मक प्रक्रिया 3 नियमों पर आधारित है। निषेध का निषेध, अंतर्विरोध में एकता, और संख्यात्मक से गुणात्मक और गुणात्मक से संख्यात्मक परिवर्तन, ये मैं बता चुका हूँ। आलोचना। अब कार्ल मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति के लिए क्या आलोचना होती है। द्वंद्वात्मक पद्धति एक तो हिगल से ली गई है, यानी ये इसकी मौलिक पद्धति नहीं है। ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद गूढ़ जटिल है, इतना जटिल है कि मैं पढ़ा रहा हूँ और आप समझ रहे हैं, लेकिन समझ में भी नहीं आ रही होगी एक बार में। जिसने पहली बार पढ़ी, इतनी जटिल है तो आम आदमी की कहाँ से समझ में आएगी। फिर कार्ल मार्क्स ये कहता है मजदूरों एक हो जाओ। तो जब भाई साहब आप भौतिकता को मानते हो, पदार्थ को मानते हो, चेतना को मानते नहीं हो, तो वो कहाँ से सुनेगा। चेतना है ही नहीं उसमें, यानी वो चेतना के अस्तित्व को स्वीकार कर लेता है ऐसा कह करके। देखिए होता है क्या है, जब अपन किसी की बुराई करते हैं ना, जब तक कोई अपना मित्र, बुराई में क्या करना है, जब कोई अपना मित्र होता है तो उसमें अच्छाइयाँ नज़र आती हैं, लेकिन जब अपने को बुराई उसमें नज़र आने लग गई, फिर उसकी अच्छाइयाँ भी अपने को बुराइयाँ ही लगने लग जाएंगी। तो बस ऐसे ही आलोचना करनी है। कार्ल मार्क्स को जब आप समझ रहे हैं, उसकी इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं, तो उसकी अच्छाइयों को निकालिए, और जब बुराई करनी है, उसकी आलोचना करनी ही है, तो फिर अच्छे से ही कीजिए। तो संपूर्ण व्यवस्था को अर्थव्यवस्था परिवर्तित नहीं करती है, अपितु राजनीतिक व्यवस्था भी अर्थव्यवस्था को परिवर्तित कर देती है। कार्ल मार्क्स कहता है कि संपूर्ण व्यवस्था जो है उसको अर्थव्यवस्था ही परिवर्तित करती है, यानी पूंजीपति है वो राजनीतिक परिवर्तन भी कर देंगे, वो सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षणिक हर प्रकार का परिवर्तन कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हकीकत ये है कि राजनीतिक व्यवस्था चाहती है तब अर्थव्यवस्था परिवर्तित होती है। भारत सरकार चाहेगी तब बाहर की कंपनी आकर के यहाँ पर कोई अपना फैक्ट्रीज लगा सकती है, अपनी इंडस्ट्रीज लगा सकती हैं, अन्यथा नहीं लगा सकती हैं। जौ का दाने का ये एग्जाम्पल देता है, तो जौ का दाना भौतिक उदाहरण संपूर्ण मानव जीवन पर लागू हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। निरंतर परिवर्तन होता है, ये सत्य है। ये सत्य है कि महात्मा बुद्ध भी कहते हैं कि क्षणिक परिवर्तन होता है, प्रति क्षण हर चीज़ बदल रही है, सब में परिवर्तन हो रहा है, ये सत्य है। लेकिन उसके अनेक कारण होते हैं, कोई एक आर्थिक कारण नहीं होता है। फिर दूसरा आता है अपना इतिहास की आर्थिक आधार पर व्याख्या। तो इतिहास के आर्थिक आधार पर व्याख्या के लिए अगले वीडियो में देखेंगे अपन। थैंक्स।